दोस्तों आज की मेरी वीडियो होने वाली है कि किसी को अगर छोटी दुकान करनी है, छोटी दुकान मतलब 10 बाय 10 की करनी है, 10 बाय 12 की करनी है, 12 बाय 12 की करनी है, 10 बाय 20 तक की किसी को दुकान करनी है, तो आज की वीडियो उसी पे होने वाली है कि वो कैसे करे 10 बाय 10 की दुकान, 10 बाय 20 की या 12 की, इस तरीके की दुकान कैसे करे और कितनी सक्सेस होगी, वो कैसे कैसे उसको शुरू से लेकर लास्ट तक बताने वाला कि छोटी दुकान कैसे करो। वैसे तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ और बोलता भी हूँ कि भाई अगर कोई भी काम करो बड़े लेवल पे करो, दुकान भी करो तो बड़े लेवल पे करो, पर सबका बजट नहीं होता बड़े लेवल का। किसी का बजट होता है 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक का ही बजट है, तो उसमें भी एक अच्छी खासी आप लोग दुकान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आज आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को स्किप किए बगैर देखना क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले क्या है कि अगर हमें दुकान करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, दुकान तो है, उसकी ये फिटिंग चाहिएगी। सबसे पहले हमें उसके अंदर फिटिंग लेके आनी है। अब फिटिंग लेके आनी है। अब 10 बाय 10 की कोई दुकान है, 10 बाय 12 की या 10 बाय 20 की है, उसमें मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि इस तरीके के आप रैक लगवाओ, क्योंकि ये बड़े थोड़ी छोटा साइज में कामयाब नहीं है। थोड़ी सी बड़ी दुकान हो उसमें अच्छे लगेंगे। अब छोटी दुकान है उसमें अगर आप इनको रैक लगा दोगे, एक रैक है जैसे सेंटर रैक में होते हैं, सेंटर में होता है जो रैक, वो आएगा ही नहीं छोटी दुकान में, सिर्फ दीवार पे आएगा, तो उसमें लकड़ी की फिटिंग। पर जैसे कि बता रहे हो बजट कम है, उसके ऑप्शन में क्या करना, लकड़ी से भी सस्ती फिटिंग पड़ने वाली है। आप लोगों को यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिटिंग है शीशे की फिटिंग है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कपड़े की दुकान पे होती है, जो फैंसी दुकानें होती है उन पे जो फिटिंग लगती है, कपड़े की दुकानों पे लगती है जो शीशे की फिटिंग, उस तरीके की फिटिंग करानी है। ये आप लोगों को एक तो बहुत सस्ते पड़ने वाली है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि इस पे ना जो शीशे की फिटिंग होती है इस पे माल कम आता है। अब कम माल आता है तो कम बजट है तो सीधी सी बात है हम कम लाएंगे, पर इसमें ऑटोमेटिकली कम माल आएगा। ये नहीं लगेगा कि दुकान खाली है। दुकान इसकी बदौलत जो शीशे की फिटिंग है उसकी बदौलत आपकी भरी भरी दुकान लगेगी। कैसे लगेगी देखो, एक तो दुकान सामान उस पर कम आएगा। अब हमारा बजट तो इतना था ही नहीं कि भाई हम पूरा भर के लिए आए, उसके लिए दी बेस्ट है ये आपकी शीशे की फिटिंग। ये कराना कम से कम मान के चलना, अगर लकड़ी की फिटिंग 10 बाय 10 की दुकान है आपकी, मान के चल सकते हो 20,000 रुपये में होगी। अब लकड़ी की फिटिंग होगी मान के चलो 10 बाय 10 की दुकान में 20,000 की। 20,000 की फिटिंग में आप लोग लकड़ी की जो फिटिंग करा रहे ना, उसी दुकान में 10,000 रुपये में आपकी शीशे की फिटिंग हो जाएगी। फ़ायदा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि लुक अच्छी आएगी दुकान की शीशे की फिटिंग में। लकड़ी का टाइम जा चुका है, पुराना टाइम था यार, पहले होती थी दुकानें उनमें लकड़ी की फिटिंग करा के जैसे बनिए बैठते थे उस तरीके से। खैर बनिए को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि कोई भाई अगर बनिया हो तो मैं उस तरीके से नहीं कहना चाह रहा, तो वो पुरानी दुकानों का टाइम अभी जा चुका है। शीशे की फिटिंग कराओ, अच्छी सुंदर लगेगी दुकान, पहला पॉइंट है। अब फिटिंग होगी आपकी और सेकंड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। अब फिटिंग होगी उसके बाद सामान रखना, लेकिन नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ नॉलेज। आपको दुकान की नॉलेज लेनी है। क्यों लेनी है नॉलेज, मान लो फॉर एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, डव का शैम्पू उठा लेता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। अब इस पे MRP है 215 रुपये। आपको तो ये भी नहीं पता ये शैम्पू कितने का आता है और कितने का इसको मार्केट में हमें सेल करना है। इस चीज़ की नॉलेज लेनी है, कहाँ से हमें इसको लेना है, इस चीज़ की नॉलेज लेनी है। बिना नॉलेज के आप क्या करोगे, चलो एक बार आप होलसेलर से जाके सामान ले आओगे, भाई उसने शुरू में लिया है आप 1-1.5 लाख रुपए का सामान लिया है, उसमें लिस्ट में देखते रहोगे। कोई कस्टमर आ गया, अब दुकान चालू कर दी आपने, कस्टमर आ गया, एकदम से उसको कैसे सामान दोगे, आपको तो रेट ही नहीं पता। लिस्ट देख के दोगे यार ये कहाँ है 50वें नंबर, 51 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, ऐसे करके देखोगे। अच्छा ये इतने का पड़ा है तो अभी बेचना कितने का है वो भी नहीं पता। इस चीज़ की नॉलेज लेनी है आपको। वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी, आपको अपनी लोकल मार्केट से मिलेगी। उसका फ़ायदा बताता हूँ क्या है। देखो एक तो ये फ़ायदा बता दिया मैंने कि आपको ये पता चल जाएगा कौन सा सामान कहाँ से लाना है। दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कितने का आता है और कितने का सेल करना है। बार बार दुकान पे कस्टमर आते रहना था, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है। खैर 2 पॉइंट ये, दूसरा मैंने बता दिया नॉलेज के लिए। अब नॉलेज में सबसे ज़रूरी बात क्या है, आप लोगों को उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि मेरी सिटी में कौन सा माल बिकता है। अब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हरियाणा में कौन कौन सी दालें बिकती हैं।
मुझे ये नहीं पता कि बिहार में कौन सी दाल बिकती है, महाराष्ट्र में कौन सी दाल बिकती है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसकी लोकल मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप अपनी लोकल मार्केट में जाओ, वहाँ देखो कौन सा सामान आपके पास बिकता है, वही लेके आओ। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था नॉलेज को लेके। नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है सामान लाने से पहले हमें लाना होगा फ्रिज। कौन सा फ्रिज? बहुत दुकानों में आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में जो दुकान कर लेते हैं या गली मोहल्ले में भी कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, जो घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, उस फ्रिज को ले आते हैं। उसका क्या बेनिफिट होता है? 0। आपको डीप फ्रिज लाना है। अब आप मुझे ये कस्टमर लगा लो और मैं आपकी दुकान पे आ गया सामान लेने, फिर क्या होगा? मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, सीधी सी बात है। आपके पास डीप फ्रिज है और आपके बगल वाले के पास स्टैंडिंग फ्रिज है। सॉरी, आपके पास स्टैंडिंग फ्रिज है, आपके बगल वाले के पास डीप फ्रिज है। मैं आपसे क्यों लूँगा सामान? क्योंकि स्टैंडिंग फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ठंडी नहीं होती जितनी डीप फ्रिज में होती है। उससे लुक भी आती है डीप फ्रिज से, तो मैं वहाँ से लूँगा। रेट सेम होगा, रेट वही होगा, 10, 20, 50, 100, 80, 90 जितने की भी होगी, उतने की आप दोगे, उतने की वो देगा। लेकिन मैं तो उससे लूँगा आपकी बजाय, क्योंकि आपके पास स्टैंडिंग फ्रिज है, उसमें वो बिल्कुल चिल्ड नहीं मिलेगी जो डीप फ्रिज में मिलेगी। ये बेनिफिट है। कितना फ़र्क होगा? स्टैंडिंग फ्रिज भी कम से कम 15,000 रुपये से कम नहीं आता, और डीप फ्रिज अगर छोटा भी लोगे तो 20-22 हज़ार रुपये का डीप फ्रिज आ जाएगा। तो वही लो, उसमें लुक भी आएगी, सामान और भी सामान, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, पानी की बोटल्स, मतलब दूध, दही, बहुत चीज़ें उसमें रख सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डीप फ्रिज ही लेना है अगर दुकान करनी है। दुकान करनी तो दुकान के हिसाब से ही करनी है ना, घर के हिसाब से नहीं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत लोग वो ऐसा फ्रिज, घर वाला फ्रिज यूज कर लेते हैं, फिर वो लुक नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। अगर दुकान है तो दुकान वाला रूप देना उसको। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट बता दूं आप लोगों को। अब देखो, डीप फ्रिज भी हो गया, आपको दुकान की नॉलेज भी होगी, आपने अंदर का इंटीरियर भी करा लिया अपनी दुकान का। उसके बाद अब आप लोगों को सामान रखना। देखो, जैसा कि बजट कम है, तो बजट कम के हिसाब से अब आप लोगों को सामान रखना है। थोड़ा थोड़ा सामान रखना है, कम कम क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी में क्यों रखना है? एक तो देखो, शुरू में दुकान की है, माल एक्सपायर नहीं होना चाहिए। पूरी क्वांटिटी भर दी तो भाई एक ही चीज़ की भर दी, दाल का ही भर दिया, दाल की बोरी ले आया 30 kg की, और वो दाल ना बिकी, फिर वो ख़राब हो जाएगी। कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा आइटम रखो, लेकिन सारी वैरायटी रखो। सारी वैरायटी मीन्स मतलब जो दुकान पे सेल होने वाली चीज़ें वो दुकान पे सारी चीज़ें रखो, पर उसकी क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा कम कर दो। पैसा कम है लेकिन आपके पास हर आइटम हो जाएगी, सारी वैरायटियाँ हो जाएंगी, सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्वांटिटी अगर कम होगी, क्वांटिटी पूरी भरोगे, एक ही चीज़, 2 चीज़, 10, अगर 100 माल लाओगे ना, तो उसमें से क्वांटिटी पूरी भर दी तो 30-40 ही आएंगे, बाकी 60 माल आपके आएंगे ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सारा सामान लेके आना आपको। अब सामान के लिए आप ये बोलोगे कि सामान हमें कैसे लेके आना, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, और वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं। अगर इस वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, नॉलेज के, जैसे मैंने बताया था, नॉलेज लोगे किसी भी दुकान पे रह के 10-15 दिन अपने लोकल एरिया में, तो वहाँ से आपको ये नॉलेज हो जाएगी कौन सा सामान हमारे एरिया में बिकते हैं, कितने का आता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आना आप लोगों को, जिससे एक्सपायर भी ना हो, ख़राब भी ना हो, आपका नुकसान भी ना हो, और सारा सामान आ जाए, दुकान हरी भरी हो जाए, दुकान भर जाए। चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट की अब बात कर लेते हैं। देखो, शुरू में क्या है, अगर हमें अच्छी खासी दुकान चलानी है ना, एक तो देखो वैसे ही कंपटीशन है, पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे 4, 5, 7, 10 दुकानें होंगी, अब आप एक और आगे उसमें। तो शुरू में आप लोगों को कम से कम 4 से 5 महीने अपना रेट कम रखना है, अपनी दुकान का सामान का रेट कम रखना है। चाहे 4-5 महीने तक आप सिर्फ बिजली का खर्चा ही निकाल लो। ये सोच लो कि आप 4-5 महीने के बाद दुकान कर रहे हो, पर 4-5 महीने ना रेट बिल्कुल डाउन कर दो। जितने का आपको पड़ा हुआ ना, 1 रुपया ऊपर ही ले लो बस। ये काम सिर्फ 4 से 5 महीना करना आपको। जितने भी आपके नियर बाय के कस्टमर हैं वो सारे आपके पास आएंगे, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। कस्टमर को जहाँ से सामान सस्ता मिलेगा ना, वो उसी का सगा है। ये चीज़ नोट कर लेना, और ये भी मत नोट करना, ये भी मत समझना कि ऐसा कस्टमर मेरा ही हो गया। 4-5 महीने के बाद क्या होगा कि अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि भाई 4-5 महीने के बाद जब हम रेट बढ़ाएंगे तब वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 4-5 महीने के बाद आप एकदम से, अगर 10 वाली चीज़ है, आप उसको अगर मार्केट रेट 15 है, अगर आप उसको 11 की बेच रहे हो, तो धीरे धीरे 12-13 करोगे ना, या सीधे 15 कर दोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा उसका रेट। फिर धीरे धीरे कस्टमर उसका आदत पड़ जाएगी कि हाँ भाई, यहाँ पे दुकान पे रेट जायज़ ही मिलता है, जेन्युइन मिलता है। मार्केट रेट से फिर भी ऊपर मत करना, मार्केट रेट के अंडर में ही रखना, आपका अच्छा खासा काम चलेगा, बहुत बढ़िया दुकान पे काम चलेगा।
जब नई दुकान होती है ना तो हर कोई बंदा ये एक बार दुकान पे ज़रूर जाता। आप भी जाते होगे अगर कोई भी नई दुकान होती है कि भाई वहाँ जाके देखते हैं यार नई दुकान हुई है, क्या सामान है, कौन सा सामान है, किस रेट में मिल रहा है। और अगर शुरू में ही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, शुरू में ही कस्टमर को आपने ये पकड़ लिया है कि भाई यार ये कस्टमर आ गया है, इसको इस रेट में सामान देना है और उसको उसी रेट में सामान मिल जाए, वो आप ही के पास आएगा दोबारा। तो शुरू में 4-5 महीने पैसे मत कमाओ, अपना अपना खर्चा, लाइट बिजली का थोड़ा बहुत खर्चा निकालो, बस 4-5 महीने में दुकान एक बार जम गई फिर उसके बाद कमाओ, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई अब आपकी फिटिंग। फिटिंग के बाद अब आपको करना है काउंटर। जो आपकी दुकान का मेन शटर है ना, उस काउंटर को अपने एल शेप में इस तरीके से करना है, ऐसे, समझ गए? ऐसे कस्टमर आएगा अंदर, आपको अपने जो शटर है, मेन गेट है, वहाँ पे कम से कम 4 फीट या 3 फीट तो ज़रूरी, कम से कम 3-4 फीट की एंट्री छोड़नी है एल शेप में, ताकि कस्टमर अंदर आए। उसका बेनिफिट बता देता हूँ क्या होगा। देखो होता क्या है कि बाहर से कोई कस्टमर आ गया, अगर मेरी दुकान के अंदर एंट्री नहीं है कस्टमर की, सामने पूरी दुकान पे शटर पे काउंटर लगा दिया, अब कस्टमर तो अंदर आएगा नहीं। अगर वो आपकी दुकान पे तेल लेने आए तो वो तेल ही लेके जाएगा। और अगर एल शेप में है, कस्टमर दुकान के अंदर आ गया, अब दुकान के अंदर आके ऐसे घूम रहा है वो, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, वो लेने आया ये वाला तेल, भाई उसको तो और भी 1-2 चीज़ें और भी बढ़िया लगी, वो तो उठाया उसने, ये भी उठा लिया, ये प्रोडक्ट भी उठा लिया, 1-2 चीज़ें और उसको अच्छी लगने लगी, उसने तो भाई ये भी उठा लिया क्योंकि उसको अच्छी चीज़ें लगी। लेकिन वो दुकान के अंदर आया तभी तो उसने ये सामान उठाया, उसको पता तो चला कि भाई हमारी दुकान पे और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बाहर से ही वो कस्टमर आएगा कि भाई मुझे तेल चाहिए, तो वो तेल ही लेके वापस चला जाएगा। तो काउंटर आपको एल शेप में बनवाना है कि मतलब ऐसा बनवाना है कि कस्टमर अंदर आए, कस्टमर को बाहर नहीं रखना, दुकान के कस्टमर को अंदर आना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, लोग इस चीज़ को मिस करते हैं, इसी के कारण सेल बढ़ती है। कस्टमर एक चीज़ लेने आएगा, 2-3 चीज़ें ले जाएगा, आपकी सेल इंक्रीज होगी, आप ही को फायदा होगा उससे। अगला मेरा पॉइंट है उधार के ऊपर। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना काम चलता भी नहीं और इसमें पैसे भी मरते हैं। उधार के बिना आपका काम चलेगा भी नहीं और उधार करोगे तो आप फंसोगे भी। ये बड़ा कोई भी दुकान है ना, उधार के बिना वो चलेगी ही नहीं। इसका क्या सॉल्यूशन करना है? अगर शुरू में ही दुकान की अगर उसको हैंडल कर पाए तो ठीक है। दुकान करने के बाद अगर आपने शुरू में उधार बढ़ चढ़ के कर ली तो फिर आप फंस जाओगे। शुरू में ही पहले दिन से ही आप लोगों को ये बोलना सबको कि सर मैंने उधार का कोई सिस्टम नहीं किया, कंप्यूटर सिस्टम लगा लो, बिलिंग सिस्टम लगा लो, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो। कि सर इसमें तो उधार का होता ही नहीं, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे बिल काटना पड़ेगा, अभी इसमें पैसे कैसे आएंगे? एक आधा जो जेन्युइन बंदा है उसको आप उधार दो, जेन्युइन को आपको पता ही चल जाएगा, आपके नियर बाई का है, आपके गांव का है, तो आपको पता होगा कि भाई ये फर्जी है और ये जेन्युइन बंदा। जेन्युइन बंदे को उधार दे दो, कोई बात नहीं। जो फर्जी है उसको बोलो कि मैंने तो बिलिंग सॉफ्टवेयर लगा रखा है, बिलिंग सिस्टम है, मुझे जब मैं बिल काटूंगा, ये प्रोडक्ट अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं इस प्रोडक्ट को स्कैन करूंगा ना तो तभी इसका बिल कटेगा। मैं वैसे आपको उठा के कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि बिना बिल के ये जाएगा नहीं, और बिल कटने के बाद इसमें पैसे होंगे। मतलब इस तरीके के कुछ बहानेबाजी बनानी, शुरू में रोकना है उधार को। अगर आपने शुरू में ही उधार रोक ली ना तो आप बच जाओगे। शुरू में ही फंस गए ना, अगर शुरू में तो सोचा दे दे यार, कल दे देगा, परसों दे देगा, फिर वो क्या होगा, आपके पास एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, पैसे देगा, लेकिन चौथी बार आपके सारे पैसे एक बार में ख़त्म करके भाग जाएगा, एक ही बार में ख़त्म कर देगा। दूसरा, ये बोलते हैं ना उधार दे के कस्टमर को खोना, ये सच बात है। उधार दे दी ना आपको, आपने उसको, अगर उसकी होगी 4-5 हज़ार की उधार, वो नेक्स्ट टाइम पे आपकी दुकान पे भी नहीं आएगा। आपसे उधार लेके खा गया माल और वो नेक्स्ट टाइम पे दूसरी दुकान पे जाएगा, वो सोचेगा ये साला टोकेगा मुझे, ये मुझसे पैसे मांगेगा, मैं इसकी दुकान पे क्यों ही जाऊँ। उधार दे के ग्राहक को खोना है, उधार काटा मार दो, जेन्युइन बंदे को बिल्कुल दो, देनी भी पड़ेगी, जेन्युइन बंदे को देनी पड़ेगी, लेकिन फर्जी बंदे को नहीं देनी है। अगला पॉइंट बता दूं मैं आपको ना, अगर दुकान करनी है, छोटी भी दुकान कर रहे हो जैसे, तो एक छोटा सा बैकअप जरूर रखना। अब देखो, जैसे कि इससे पहला पॉइंट बताया मैंने उधार का, अब उधार चली गई आपकी महीने की, मान लो कि 30-40 हज़ार रुपये की उधार होगी, अब वो 1 महीने में वापस आएगी। जैसे ही उनकी सैलरी वगैरह आती है तो उस हिसाब से वो सर्कल चलता रहेगा आपका। 10 तारीख को सैलरी आएगी, ये मान के चलो कि 10 को आएगी, तो वो अगली 10 को आपको उधार का पैसा देगा। अब अगली 10 को आने में 20 दिन बच गए, 10 दिन बच गए। उस दौरान अगर आपकी दुकान पे सारे सामान, कुछ प्रोडक्ट खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? फिर जब वो पैसे देंगे तब लाओगे। उस चीज़ में आपको बैकअप के रूप में आपको 30-40-50 हज़ार रुपये अपने पास रखने होंगे।
वो इसी चीज़ के लिए है कि जो आपने उधार दे रखी है अपनी जेब से उस पैसे को उस सामान को लेके आओ, जैसे ही उधार आ जाएगी वो उसको अपने पास रख लो। वो बैकअप उस चीज़ में काम आएगा आपको, उधार में। ये बैकअप ज़रूर लेके रखना है। बहुत भाई कर देते हैं, ये कमी करते हैं कि उधार आई नहीं, वो दुकान पे स्टॉक खत्म हो गया, दुकान पे स्टॉक खत्म हो गया। जो कैश वाले बंदे हैं वो भी चले गए, ग्राहक खराब, सामान लेने नेक्स्ट टाइम पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी दुकान पे सामान पूरा मिलता ही नहीं। तो बैकअप ज़रूर रखना। अच्छा, लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, अब लास्ट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और ये देखो, किराना की दुकान है ना, बहुत मुश्किल दुकान है, सबसे मुश्किल काम किराना की दुकान का मुझे लगता है। क्योंकि देखो, ना तो इसमें कोई संडे मंडे, ना तीज त्योहार, होली दिवाली, कुछ नहीं है भाई। 24 घंटे खुलेगी। हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 7 के 7 दिन खुलेंगे, पूरे महीने खुलेगी। एक दिन भी आप इसमें छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आपने छुट्टी की तो जो ग्राहक है वो दूसरी दुकान पे जाएगा, उसको तो सामान लेना है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपकी दुकान बंद है तो वो कल लेगा, उसको तो आज ही चाहिए, तो वो दूसरी दुकान पे जाएगा। आपका कस्टमर टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? आप ये पैकेट है, आप उसको 75 या 80 रुपये का बेच रहे हो, दूसरी दुकान वाला इसको 70 के दे देगा। वो बोलेगा वो तो लूट रहा था यार आपको, नेक्स्ट टाइम पे वो आपके पास आएगा भी नहीं। कोई संडे मंडे नहीं है। एक चीज़ ये बता रहा हूँ, अब दुकान करने से पहले 2 आदमी घर के होने चाहिए। दूसरा आदमी कम से कम 2 घंटे के लिए आपके पास होना चाहिए, चाहे हो 2 घंटे के लिए, पर दूसरा आदमी ज़रूर होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपको कुछ कहीं जाना है, मार्केट ही करनी है, 2 घंटे भाई को बैठा दो। घर का फैमिली मेम्बर दूसरा होना चाहिए। कोई और इमरजेंसी आ जाए तब उसको बैठा सकते हो। फुल टाइम नहीं कहता मैं, लेकिन पार्ट टाइम ज़रूर होना चाहिए दूसरा मेंबर के। भाई 2 घंटे आपको रेस्ट भी करना है, इतना लंबा टाइम नहीं बैठ पाओगे। कहीं काम से जाना है, कोई शादी में जाना है, कहीं और जाना है, तो दूसरा आदमी आपके पास होना चाहिए, तभी आप दुकान करना। अगर सिंगल पर्सन हो तो आपकी दुकान बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको दुकान चलाना, क्योंकि सिंगल आदमी के ये काम है ही नहीं, 2 आदमियों का काम है ये। ठीक है, तो ये 8-9 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। छोटी दुकान आप कैसे कर सकते हो। बाकी और भी मेरे चैनल पे बहुत वीडियो पड़ी है, सामान से रिलेटेड, कौन सा सामान कितने का, कितनी क्वांटिटी में लेना है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।